गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। जब तक आप अपने वास्तविक रूप में कोई भी चीज का तैयारी नहीं करेंगे, सफलता होने में कठिनाइयां सामने आएगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना है वास्तविक रूप में, और सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 25 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खालू बार युद्ध स्मारक कहां शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में खालू बार युद्ध स्मारक को शुरू किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के कारगिल विजय दिवस पूर्व समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इस वर्ष देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना हो कि हाल ही में लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालाबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यहाँ पे आकर वो श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि कारगिल विजय दिवस हम लोग 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, और इस वर्ष 25वीं एनिवर्सरी कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाएगी। प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। सीमा के पास एक शांत घाटी खालूबार कारगिल युद्ध के दौरान एक केंद्र बिंदु बन गई, जब इस पर दुश्मन सेना ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना हो कि हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा ओपन किया गया खालूबार वॉर मेमोरियल फॉर टूरिस्ट पर्पस के लिए, कहां पे? तो लद्दाख में। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में आयोजन किया गया नेशनल पोषण फेस्टिवल। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। सबसे पहले आपको ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि फेस्टिवल से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आएगा कि नेशनल पोषण फेस्टिवल किस कंट्री की फेस्टिवल है, तो राइट आंसर होगा श्रीलंका की। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। श्रीलंका ने पूरे द्वीप में राष्ट्रीय पोषण महोत्सव मनाया है, और राष्ट्रीय पोषण समिति ने अनुराधापुरा और मिहिनताले के पवित्र परिसर सहित विभिन्न स्थानों पर आगामी राष्ट्रीय पोषण महोत्सव मनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। पोषण पोया दिवस श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक मनाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि जो हम लोग पोषण फेस्टिवल श्रीलंका के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब सम्राट अशोक के पुत्र अरहंत महिंदा ने श्रीलंका के राजा को पहला उपदेश दिया था, उसी दौरान 18 से 24 जून तक इसकी अवधि को पोषण सप्ताह के रूप में नामित किया गया था। पोषण फेस्टिवल श्रीलंका में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक दर्शाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में हुए बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो राइट आंसर कनाडा। कनाडा में की जा रही है जांच, वो भी कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट के दौरान वहां पे कनाडा के द्वारा जांच की जा रही है। तो जानते हैं इसके पूरे डिटेल पॉइंट्स की ओर। कनाडाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 पर बम विस्फोट की जांच सक्रिय और जारी है। उन्होंने इसे सबसे लंबी और सबसे जटिल घरेलू आतंकवाद जांच में से एक बताया है, और यह बयान ऐसे समय आया है जब त्रासदी की 39वीं बरसी मनाई जा रही है। 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल नई दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट 182 में लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले विस्फोट हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई थे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा कि ये घटना 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल नई दिल्ली से एयर इंडिया फ्लाइट 182 में लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले ही वहां पे विस्फोट हो गया था। उसी को याद करने के लिए इस वर्ष 39वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। और साथ ही साथ ये बम विस्फोट 1984 में स्वर्ण मंदिर से
खालिस्तानी आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में थे। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कूंच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर गोल्डन थ्रेड। गोल्डन थ्रेड को हाल ही में गोल्डन कूंच अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान। गोल्डन कूंच अवार्ड से गोल्डन थ्रेड को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 21 जून 2024 को विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के साथ ये संपन्न हुआ। निष्ठा जैन की फिल्म गोल्डन थ्रेड ने 18वें MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कूंच पुरस्कार जीती है। साथ ही साथ पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण शंख दिया जाता है। इससे पहले प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु को 18वें MIFF 2024 के उद्घाटन पर 18वें वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इस वर्ष कौन सा एडिशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो 18वीं एडिशन को। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहां शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के द्वारा मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत और श्रीलंका ने 20 जून 2024 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल को शुरू किया है, जिसमें समुद्री बचाव समन्वय केंद्र लॉन्च किया, जिससे नई दिल्ली से $6 मिलियन के अनुदान से बनाया गया था। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने द्वीप राष्ट्र की पूर्व एक दिवसीय यात्रा के दौरान ऐसा किया था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना हो कि इंडिया और श्रीलंका के मध्य एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को लॉन्च किया गया 20 जून 2024 को फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हमारे इंडिया और श्रीलंका के द्वारा मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन को लॉन्च किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा 15 पोजीशंस मिले हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में हमारे भारत को 15वीं पोजीशंस मिली है। इसी के साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको हम लोग UNCTAD कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का ये फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 43% की गिरावट देखी जा रही है और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुनिया में कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2% की गिरावट आई है, जबकि UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 2023 में भारत में कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $28 बिलियन था, जबकि 2022 में यह $49 बिलियन था। वैश्विक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति 2022 में 8वें स्थान से गिरकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गई है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 FDI प्राप्तकर्ता देश और अरबों डॉलर है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में 311, चीन में 163, सिंगापुर में 160, हांगकांग में 113, ब्राजील में 63 और कनाडा में 50 है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 23 जून। 23 जून को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हर साल हम लोग 23 जून को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दुनिया भर के खेल प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान को रखता है और इस साल के ओलंपिक दिवस की थीम रखी गई है, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ये फैक्टर्स याद रखना होगा पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम लोग हर वर्ष 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। 2024 के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम क्या रखी गई है? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, लेट्स गो अहेड एंड सेलिब्रेट, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं।
ओलंपिक दिवस जिसकी स्थापना साल 1948 में हुई थी, जो 23 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में पियरे डी कुपर्टिन ने की थी। ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा तजाकिस्तान। ताजिकिस्तान के द्वारा हाल ही में, जिसमें 96% मुस्लिम आबादी है, इनके द्वारा महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने विदेशी पोशाक कहे जाने वाले हिजाब पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद में यह फैसला लिया गया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा, जिस कंट्री में 96% मुस्लिम आबादी है, उस कंट्री के द्वारा तजाकिस्तान, उस कंट्री का नाम है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के द्वारा विदेशी पोशाक कहे जाने वाले हिजाब को बैन कर दिया गया। साथ ही साथ इस विधेयक को संसद के ऊपरी सदन मजलिसी मिल्ली में औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है, जबकि यह विधेयक दो सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी छुट्टियों ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के जश्न में बच्चों के भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाता था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा, किस तरीके से तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमोमाली रहमोन के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया कि वो जो फॉरेन ड्रेस है जिसको हिजाब के रूप में जाना जाता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 24 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पेरुगिया चैलेंजर में सुमित नागल उप विजेता रहे। पेरुगिया चैलेंजर्स का आयोजन कहां किया गया? तो राइट आंसर होगा इटली में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक पैट कमिंस ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बायोलुमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फाइलोबोलेटस मैनुपुलेरिस कहां खोजी गई है? तो राइट आंसर होगा केरला में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लोकसभा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा भारत तुराही मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, हाल ही में इफ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर बना हुआ है? तो राइट आंसर होगा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट जिसकी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है, वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस से। क्वेश्चन नंबर 8, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सबसे भरोसेमंद न्यूज ब्रांड AIR न्यूज बन चुका है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? नॉट इज अ यूनिट ऑफ गाठ की इकाई क्या है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी डेप्थ या ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।